9 अगस्त को कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस को अंजाम दिया जाता है, जिसके बाद लगातार लीपापोती होती है। सीबीआई को केस सौंपा जाता है और सीबीआई भी इस केस को खंगालने में जुटी हुई है। अभी तक बता दें कि सीबीआई को भी कई दिन हो गए इस केस को पूछताछ करते हुए, जांच पड़ताल करते हुए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आरोपी संजय को ही उन्होंने अरेस्ट किया है, जो कि कोलकाता पुलिस ने भी किया था। इसके साथ ही जो प्रिंसिपल है स्कूल के, उनसे भी लगातार पूछताछ हो रही है। इन तमाम पहलुओं को हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में आपसे बात करेंगे कि 31 साल की पीड़िता जो ट्रेनी डॉक्टर थी, आखिर उसका बचपन कैसा था। आखिर उसने फ़ोन पर आखिरी बार अपनी माँ से क्यों कहा था कि चिकन और रुमाली रोटी का ऑर्डर किया है और वो अभी नहीं खाएगी। उसके कुछ दोस्त हैं, वो दोस्त आ जाएंगे, इसके बाद वो डिनर करेंगे। यानी 8 अगस्त को रात 11:30 बजे वो फ़ोन पर आखिरी बार अपनी माँ से बातचीत की थी और इसके बाद वो फ़ोन लगातार घंटी बजती रही, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आज भी ये माँ बाप उस घर में वहाँ रहते हैं तो लगातार ये कहते हैं कि जिस कमरे में जाते हैं, जहाँ जाते हैं, उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, उसकी चहल पहल उन्हें महसूस होता है कि उसी कमरे में, उसी घर में वो रहती थी। उनके लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सारी चीज़ें उनके सामने आई हैं और जिस तरह से उन्होंने 60-62 साल से अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी थी उस बच्ची के लिए, और आखिर 31 साल की उम्र में उस बच्ची के साथ इस तरह से, जहाँ पे जॉब करती थी, जहाँ पे उनके पिता को लगता था कि वो बहुत सेफ़ है, क्योंकि फ़ोन करते थे वो कि घर से निकलने के बाद जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचती थी, फ़ोन पर बातचीत होती थी कि क्या तुम सेफली हॉस्पिटल पहुँच चुकी हो। इसके बाद जब फ़ोन पर पता चलता था कि हाँ बेटी वहाँ हॉस्पिटल में है, तो वो सुकून से रहते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो बेटी की मौत की भी जगह वही आरजीकर मेडिकल कॉलेज बनेगी। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर वो 5 साल की गुड़िया, जो ट्रेनी डॉक्टर 31 साल की उम्र में उसके साथ इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया, वो 5 साल की जब थी तो आखिर उसने 400 रुपए के लिए कैसे पैदल जाने के लिए अपने पिता को मनाया था। शादी की बात अगर घर में छिड़ी थी तो पापा से कहती थी कि पापा, मैं भी शादी के पैसे दूंगी और आप अकेले ये खर्च नहीं उठाएंगे। इसके साथ जब पड़ोसी या मार्केट में जाते थे उनके पिता, तो उनको कहा जाता था कि आखिर एक कपड़े की दुकान से कपड़े की सिलाई ये सब चीज़ें करके आपने एक बेटी को डॉक्टर बना दिया। तो इस पर वो बाप नाज से, फ़क्र से कहते हैं कि नहीं, मैंने बेटी को डॉक्टर मैंने नहीं बनाया, उसने खुद ने ये मेहनत की है। उसकी कड़ी मेहनत के बाद मैंने सिर्फ थोड़ा सा उसे हेल्प कर दिया था, जिसकी वजह से वो आज इस कदर डॉक्टर बन गई थी। उसके हसीन सपने थे, उसके सपने इतने बेहतरीन थे। सारी डायरी में उसने जो कुछ लिखा था उसे सुनकर आज भी माँ जब पढ़ती है, वो चीज़ें सामने आई हैं, तो आज भी माँ और पिता रोने लगते हैं कि वो एक बच्ची को इस तरह से खोए, जो उन्हें लगा नहीं कभी कि इस तरह से उनके साथ, उनकी बेटी के साथ ऐसी चीज़ें होंगी। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर पीड़िता की जो शादी थी, इंगेजमेंट हो गया था कि नहीं हुआ था, और शादी की बात कहाँ तक पहुँची थी। और तो बात करेंगे कि बचपन में वो कैसी थी। कोविड के टाइम पर उसकी कुछ बातें आई सामने, जिसमें ऐसे बताया जा रहा है कि 80 से 85 साल के बुजुर्ग भी उसके घर आते थे, बोलते थे कि बिटिया, तुमने हमारी ज़िंदगी बचा ली है। लेकिन आज वही लोग उस मोहल्ले में जाते हैं, उस पिता से मिलते हैं और कहते हैं कि जिसने हमें ज़िंदगी दी, आज उसकी ही ज़िंदगी खुदा ने छीन ली है। आपको बता दें कि जो पीड़ित डॉक्टर हैं, उनके माता पिता ने हाल ही में बीबीसी हिंदी को एक इंटरव्यू दिया, जिस पे उन्होंने कई ऐसे पहलुओं पर बातचीत की जो अभी तक सामने नहीं आया था। शादी की बात बता दें, इंगेजमेंट की बात बता दें, चाहे बॉयफ्रेंड की बात बता दें। इसके साथ ही वो बचपन में कैसी थी, बचपन से लेकर उसने जो पढ़ाई का दौर था उसका, मेडिकल कॉलेज जब वो जाती थी तो वो कैसी थी, इन तमाम पहलुओं पर उन्होंने बातचीत की। अब आपको बताते हैं कि आखिर उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था। तो शुरुआत करते हैं जिसमें उनके पिता कहते हैं कि उनकी बच्ची बंगाली मीडियम से थी, यानी बांग्ला मीडियम से वो पढ़ाई की थी। जिसके बाद पिता बहुत इनकी फाइनेंशियल जो कंडीशन होता है बहुत अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से जब उसे पता चलता है कि स्कूल जाने के लिए पिता ने जो ऑटो किया है उसका फेयर वो 400 रुपये देते हैं। ये बात जब बेटी को उस वक्त पता चलती है, सोचिए आप कितनी छोटी रही होगी, उसे पता चलती है तो बोलती है कि पापा, मैं ऑटो से नहीं जाऊंगी, मैं पैदल जाऊंगी। तो ये बात आज भी पिता वो याद करके रो पड़े थे इस इंटरव्यू में कि वो बच्ची थी, बच्ची उस उम्र में भी वो महसूस करती थी और कहती थी कि पापा, मैं पैदल जाऊँगी, ऑटो के फेयर यानी 400 रुपये आप अपने बचा लीजिए।
उनका कहना है कि 60-62 साल का जो सपना था, इकट्ठे सारी चीज़ें थी, वो एक पल में, एक रात में पूरी की पूरी चकनाचूर होकर रह गई। एक पिता और एक माँ के लिए ये कितनी भयावह चीज़ें हैं, ये आप और हम अच्छे से सोच सकते हैं। जिस पे बीत रही होगी वो पिता का हाल बखूबी सब समझ सकते हैं। आगे पिता ने ये बताया था कि जब भी वो बेटी निकलती थी घर से तो चिंता होती थी कि सही हाल में वो पहुंच जाएगी, क्योंकि लड़कियों के लिए जो माहौल है आज के टाइम पे वो काफ़ी ख़राब है। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, चाहे लड़कियां बाहर रहती हो, घर से दूर रहती है, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें होती है। जब पिता को फ़ोन आता है, घर वालों से बात करनी पड़ती है और आपको बताना पड़ता है कि हाँ सेफली वो घर पहुँच गई है। हालांकि ये सब चीज़ें हमारे साथ भी होती है, जिसमें हमें भी पूछा जाता है कि तुम घर सेफली पहुंच गई हो, जिसके बाद पिता को सुकून मिलता है। तो ठीक वो पिता को भी यही महसूस हुआ होगा और वो पूछते थे कि क्या तुम हॉस्पिटल पहुंच गई हो। इस पर जब बेटी कहती थी कि हाँ पापा मैं तो हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ, लेकिन आप बीपी की दवाई लेना भूलना मत, आप खाना खाने के बाद बीपी की दवाई लेकर ही सोना। वो बेटी हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी अपने पिता को यही चीज़ें बताती थी, जिसके बाद पिता फ़ोन रखते थे कि हाँ वो सेफली हॉस्पिटल में पहुंची है। इसके बाद उस रात की कहानी जब माँ बताती है तो माँ कहती है कि रात 11:30 बजे 8 अगस्त को बात हुई थी, जिसमें उसने कहा था कि माँ आप लोग खाना खा के सो जाइए और पापा से कहना कि बीपी की दवाई वो ज़रूर ले ले। और इसके साथ ही माँ ने पूछा कि खाने में तुम क्या खाओगी, तो उसने बताया कि उसने रुमाली रोटी और चिकन ऑर्डर की है। इस पर माँ कहती है कि तुमने चावल क्यों नहीं ऑर्डर किया, क्योंकि उसे चावल बेहद पसंद था, लेकिन वो लड़की ने चावल ऑर्डर नहीं किया था। इस पर माँ पूछती है तो वो जवाब देती है कि माँ और भी कलीग है और भी दोस्त है, उनका मन था कि चिकन और रुमाली रोटी ही खाया जाए, तो इस पर उन्होंने यही ऑर्डर किया और भी कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी। इसके बाद वो बोलती है माँ कि खा लो तुम। तो बेटी कहती है कि नहीं माँ मैं अभी नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं वो साथ मिलकर खाएंगे, तो आप लोग सो जाइए, मैं खा के यहाँ पे हॉस्पिटल में ड्यूटी पे हूँ। ये इतना कहकर ये आखिरी शब्द थे जो माँ से बातचीत हुए थे। और इसके बाद वो फ़ोन रिंग होते रहा, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया और बचा तो वो मोबाइल फ़ोन जो माँ बाप देखते हैं कि आखिर वो बेटी नहीं रही, लेकिन अब वो मोबाइल फ़ोन उस सेमिनार हॉल में मिला था। इस इंटरव्यू में पिता ने बहुत अच्छे ऐसी चीज़ें बोली है जो दिल को छू जाएगी। उन्होंने एक अपने साथ उस बेटी का जो बचपना था उसका जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि एक बार वो 5 साल की थी, उसे अनार बेहद पसंद था, तो वो मार्केट गई थी अपने पिता के साथ। तो इस दरमियान उसकी नज़र पड़ती है फल पे और अनार होता है, तो पापा से कहती है अपने कि पापा घर में पूजा है, अनार नहीं लेंगे। पिता का ये कहना था कि बेटी को पता था कि अनार उसे खाना था, उसे बेहद पसंद था, लेकिन बेटी ये नहीं कहती कि आप अनार ले लो मुझे बेहद पसंद है, लेकिन ये कहती है कि घर में पूजा है, फल की ज़रूरत होगी, तो ऐसे में आप कुछ और ना लेके अनार ही लेना। ये किस्सा याद करते हुए वो मायूस हो चुके थे कि ऐसे ये किस्सा, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है जो आज भी उन्हें कचोटती है कि वो बेटी आज नहीं रही। ये सारी चीज़ें उनके साथ अभी भी उनके साथ है। पिता की माने तो उन्होंने बताया ये कि बाकायदा इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें कही हैं कि वो बेटी बहुत होनहार थी, बचपन से ही वो बहुत तेज़ तर्रार थी। वो जब मैं छोड़ने जाता था स्कूल तो उसकी टीचर अगर वहाँ दिख जाती थी तो वो भी उसे गोदी में उठाकर उसे स्कूल ले जाती थी। इस तरह से वो लड़की नाजों से पली थी और इस तरह से उसके सारी चीज़ें वो रखे थे इकट्ठा करके, जो आज भी वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। उनका कहना है कि वो बेटी आज तक मतलब उन्हें याद ही नहीं कि कभी उसने बर्तन कभी तोड़ा हो। बचपन में अमूमन बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन वो बेटी से जो 31 साल की बेटी से जो किस्सा जुड़ा हुआ था उनका बचपन का, तो वो किस्सा शेयर करते हुए वो बताते हैं कि वो बेटी आज तक कभी बर्तन नहीं तोड़ी थी। वो बेटी इतनी होनहार थी। उस बेटी को हम 1 साल से लगातार कह रहे थे कि तुम गाड़ी ले लो, उसे सुविधा होती थी हॉस्पिटल जाने में, लेकिन फिर भी वो कहती थी कि पहले सब चीज़ें सेट हो जाए उसके बाद लेंगे। और आखिरकार 4 महीने पहले उसने कार खरीदी थी, लेकिन इस तरह से 9 अगस्त की रात उसे दर्दनाक मौत उसी के जहाँ पे काम करती है वहाँ दे दी जाती है। अब इस इंटरव्यू में जब पिता से पूछा गया था कि क्या आपकी बेटी का इंगेजमेंट हो गया था, ऐसी खबरें थी, तो इस पर पिता कहते हैं कि इंगेजमेंट हुआ नहीं था, लेकिन 90% जो बातें थी मतलब लड़के वाले से बातचीत हो चुकी थी, लगभग शादी फिक्स हो चुका था। लेकिन शादी होती, इंगेजमेंट होता, उससे पहले भी ये सारी चीज़ें हो गई, क्योंकि इसी दरमियान उनके घर पे ये सारी चीज़ें चल रही थी। लड़के वाले आए थे, बातचीत हो रही थी, दोनों के बीच में दोनों को पसंद था। लगभग ये रिश्ता
तय हो चुका था, लेकिन इसके पहले ही वो शादीशुदा ज़िंदगी जीती, वो अपने सपने सजोती, वो अपने घर बसाती, इसके पहले ही उसके साथ उस हॉस्पिटल में दरिंदगी हो जाती है, जिसके बाद वो आज इस दुनिया में नहीं रहती। आगे पिता ये भी बताते हैं कि शादी के लिए बेटिया ने इतना तक कहा था कि पापा ये खर्च अकेले नहीं उठाएंगे, इसलिए शादी की जल्दबाजी नहीं करना, हम रिश्ता तय कर लेते हैं, फिक्स कर लेंगे, लेकिन कुछ पैसे इकट्ठा कर लेते हैं जिससे आपकी मदद हो सकेगी, तो हम ये शादी करेंगे। लेकिन वो शादी होती नहीं है। वहीं माता का कहना है, जो उनकी माँ है पीड़िता की, उन्होंने बताया कि बेटी के बहुत सुनहरे सपने थे, वो चाहती थी शादीशुदा ज़िंदगी जीना, वो हसीन सपने देखती थी, वो कहती थी कि मुझे एक घर बसाना है, मुझे अपने पार्टनर के साथ अच्छी लाइफ जीनी है, वो बहुत शौकीन थी ये तमाम चीज़ें, क्योंकि माँ से बेहद करीब होती है बेटियाँ, तो ऐसे में माँ ने कई ऐसी चीज़ें बताई कि वो बेटी की यादें लेकर वो जब सुनती है और सोचती है तो वो अभी भी रोने लगती है कि वो बेटी शादीशुदा ज़िंदगी जीने के लिए, अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, वो सपने सजोने के लिए वो पैसे इकट्ठे कर रही थी, लेकिन ये सारी चीज़ें होती उससे पहले हमारी बेटी आज हमारे बीच नहीं रही। इन तमाम पहलुओं पर बात करते करते पिता ने एक साल 2011 का भी किस्सा सुनाया। उसमें उन्होंने बताया कि जब बेटी साल 2011 में अपनी पढ़ाई करती थी मेडिकल की, तो वो कहती थी कि वो 3:30 बजे मॉर्निंग में उठ जाती थी और अपनी पढ़ाई रूटीन सारी चीज़ें अच्छे से करती थी, और वो कहती थी कि मैं खुद को चैलेंज करती हूँ कि मेरे से आगे मैं चैलेंज करती हूँ कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं जहाँ भी जाऊँगी मैं अच्छा करूँगी, और ये सपने लेकर वो वहाँ जीती थी, अपने सपनों को जीती थी। जिसके बाद उसने अच्छी पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद वो वहाँ पे ट्रेनी डॉक्टर के तौर पर वहाँ पे जॉब भी कर रही थी, लेकिन इसी दरमियान उसके साथ वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और एक किस्सा सुनाया था कोविड का, एक दौर था कोविड का, आपको भी याद होगा, साल 2019। इसमें उनके पिता कहते हैं कि जब उनके घर के पास सेफ होम क्लब कोविड के लिए एक क्लब था, तो वहाँ पर लोगों को रखा जाता था और उनकी जो भी इलाज होता था, तो बेटी भी वहाँ पर जाती थी, उनका केयर करती थी। तो इसी दरमियान 80-85 साल के बुजुर्ग भी होते थे, उनकी भी वो सेवा बखूबी की थी, जिसके बाद वो शख्स जो होते हैं घर पर भी आकर आशीर्वाद देते थे कि आज बिटिया की वजह से वो जिंदा है। लेकिन जैसे ही ये केस होता है, इसके बाद यही लोग पहुंचते हैं घर में और सांत्वना देते हैं कि आज जो बेटी कोविड के टाइम पे हमारी ज़िंदगी के लिए खेल गई, आज उसकी ही ज़िंदगी से इतना बड़ा खेला हो गया। बहरहाल इस केस में अभी भी सीबीआई पूछताछ कर रही है, और तमाम ऐसी चीज़ें थी जो बचपन से उसकी ये कट कर देना लास्ट लाइन सीबीआई वाला। बहरहाल आपको बता दें कि इन तमाम पहलुओं पर माँ बाप अभी भी सोचते हैं या बताते हैं, तो उनकी देख के उनको बुरा लगता है, और ऐसे में हमें भी बहुत खेद होती है कि ये सारी चीज़ें जिस तरह से हुई, जिस तरह से उस लड़की के साथ दरिंदगी हुई है, तो ये सोचने पे मजबूर करती है कि आखिर किस समाज में, किस दशा में लोग जा रहे हैं, किस ओर आगे मूव कर रहे हैं। क्योंकि आप इतनी पढ़ी लिखी समाज हो रही है, इसके बावजूद अगर रेप की बात करें तो रेप के केसेस कम होने की बजाय लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वो बदलापुर का हाल ही में आपने केस देखा होगा, जहाँ पर मासूम बच्चियाँ, वो 5 साल के नीचे की बच्चियाँ थी, 2 मासूम बच्चियों को टारगेट किया जाता है, और टारगेट करने वाला कोई और नहीं, स्कूल का सफाई कर्मी ही होता है। तो ऐसे में सोचने वाली बात है कि समाज किस ओर आगे बढ़ रहा है। और ऐसा ही नहीं है कि बदलापुर का ही केस हो, इस दरमियान एक और कोलकाता कांड को लेकर लगातार लोग सड़कों पर उतरे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी बीच तमाम खबरें आई, चाहे उत्तराखंड से वो नर्स के साथ रेप के बाद मर्डर का केस आया हो, चाहे एक मानसिक रोगी यानी ISBT देहरादून बस स्टॉप पे भी एक लड़की के साथ, वो भी नाबालिग बच्ची होती है, उसके साथ भी दरिंदगी होती है, और 5 लोग मिलकर बस में करते हैं। ये यही नहीं थमता। आपको बता दें कि अयोध्या केस कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि 12 से 13 साल की बच्ची की उम्र बताई जा रही थी। नाबालिग बच्ची के साथ 2 लोगों पर आरोप लगे कि इन्होंने रेप किया, मोईद और राजू खान ने, जिसके बाद लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। लगातार 2.5 महीने तक उसके साथ दरिंदगी होती है, जिसके बाद मामला खुलता है तो सामने आता है कि 2 लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया है। फिलहाल मामला, इस केस में भी पुलिस पूछताछ कर रही है और मोईद खान और राजू खान अरेस्ट है। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस में आरोपी जो है संजय, उससे सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने अभी तक संजय के अलावा किसी को अरेस्ट नहीं किया है, यानी जो कोलकाता पुलिस ने
आरोपी संजय को गिरफ्तार किया था, ठीक उसी दशा में सीबीआई ने भी संजय को ही गिरफ्तार किया है। हालांकि एक और है जो प्रिंसिपल है, उनसे लगातार पूछताछ जरूर की जा रही है, लेकिन उनमें कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे एंगल है जो उनसे खंगाला जा रहा है उस हॉस्पिटल के रिगार्डिंग और इस हत्या और रेप के रिगार्डिंग भी। क्योंकि जिस तरह से लैप्सेस दिखाई दिए, 6 बजे लाश मिलती है, लाश मिलने के बाद सारी लीपापोती जो भी सामने आया है उस पर तमाम सवाल दागे गए हैं, जिसमें प्रिंसिपल को अब जवाब देना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था।